आइए आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे काम की बात पर आते हैं। 1927 से 1929 के बीच का समय भारत के इतिहास का एक ऐसा दौर जहां दांव बहुत ऊंचे थे। हम बात कर रहे हैं साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट की। ये सिर्फ इतिहास के पन्ने नहीं है, ये भविष्य के भारत की नींव रखने की एक बहुत बड़ी हाई स्टेक्स निगोसिएशन थी। अब जरा सोचिए, क्या एक इतना बटा हुआ देश जिसमें अनगिनत विचारधाराएं और अलग अलग मांगे हों, अपना खुद का संविधान लिखने के लिए पूरी तरह एकजुट हो सकता है? यही वह सबसे बड़ा सवाल है और यही आज के हमारे इस विश्लेषण का मूल भी है। इस पूरी कहानी और इस ऐतिहासिक बातचीत को हम 5 हिस्सों में समझेंगे। पहला, द स्पार्क यानी साइमन कमीशन। दूसरा, द ब्लूप्रिंट जिसे हम नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। तीसरा, सांप्रदायिक खींचतान। चौथा, जिन्ना का काउंटर ऑफर। और अंत में पांचवा, द ब्रेकडाउन, जहां ये सब बिखर जाता है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, द स्पार्क, साइमन कमीशन और ब्रिटिश चुनौती। घटनाओं की रफ्तार देखिए। 1927 से 1929 के बीच का घटनाक्रम किसी तेज तर्रार थ्रिलर से कम नहीं है। 1927 में साइमन कमीशन आता है और उसी साल मुस्लिम लीग अपने दिल्ली प्रस्ताव ले आती है। फिर 1928 में नेहरू रिपोर्ट आती है। इसके ठीक बाद 1929 में जिन्ना अपनी 14 सूत्रीय मांगें रख देते हैं और उसी साल के आखिर में कांग्रेस पूर्ण स्वराज का ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित कर देती है, एक के बाद एक, बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट की तरह। अब सवाल है, ये चिंगारी भड़की कैसे? 1927 में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए एक कमीशन बना। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात क्या थी? इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। भारतीयों के भविष्य का फैसला होना है और भारतीय ही गायब। जाहिर है इसका भयंकर विरोध हुआ। आत्मनिर्णय के अधिकार का यह सीधा उल्लंघन था। देश भर में साइमन गो बैक के नारे गूंज उठे। इसी जबरदस्त विरोध को देखकर ब्रिटिश सचिव लॉर्ड बर्कनहेड ने एक चुनौती दे डाली कि अगर भारतीय इतने ही काबिल हैं तो खुद एक ऐसा संविधान बनाकर दिखाएं जिस पर देश के सभी दल सहमत हों। और यहीं से आता है हमारा दूसरा हिस्सा, द ब्लूप्रिंट, नेहरू रिपोर्ट का मसौदा तैयार करना। भारतीयों ने भी बर्कनहेड की इस चुनौती को पूरी गंभीरता से लिया। 1928 में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया और मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति बनी। इस समिति का मुख्य लक्ष्य था डोमिनियन स्टेटस हासिल करना। आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर ही एक स्वशासी या सेमी इंडिपेंडेंट दर्जा। हालांकि यहाँ ये जानना बहुत ज़रूरी है कि खुद समिति के अंदर एक वैचारिक मतभेद था। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेता इस डोमिनियन स्टेटस से बिल्कुल खुश नहीं थे। उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए थी। इन मतभेदों के बावजूद 1928 की इस नेहरू रिपोर्ट ने देश के भविष्य के लिए एक बेहद प्रोग्रेसिव ढांचा पेश किया। इसमें डोमिनियन स्टेटस को प्राथमिक लक्ष्य रखा गया। साथ ही अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित सीटों के साथ संयुक्त निर्वाचक मंडल का प्रस्ताव दिया गया। भाषाई आधार पर प्रांतों को बनाने की बात कही गई। और सबसे शानदार बात, इसमें 19 मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव था, जिसमें महिलाओं के लिए समान अधिकार और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार शामिल थे। केंद्र और प्रांतों दोनों जगह एक उत्तरदायी सरकार की मांग भी रखी गई। अपने समय के हिसाब से ये सच में एक मास्टरपीस ड्राफ्ट था। इस रिपोर्ट का एक बहुत बड़ा बदलाव था संयुक्त निर्वाचक मंडल यानी जॉइंट इलेक्टोरेट्स। इसका सीधा मतलब है एक ऐसी व्यवस्था जहां सभी धर्मों और समुदायों के मतदाता एक साथ मिलकर वोट करें। अंग्रेजों की दी हुई अलग अलग वोटिंग वाली विभाजनकारी प्रणाली को खत्म करने का ये एक बहुत बड़ा और साहसिक कदम था और यही आगे चलकर एक बड़ा मुद्दा भी बनने वाला था। लेकिन ये सब लागू करना इतना आसान नहीं था। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, कम्यूनल टग ऑफ वॉर यानी एक बेहद नाजुक संतुलन का प्रयास। इस रिपोर्ट को तैयार करना किसी आग के दरिया से गुजरने जैसा था। दो सबसे बड़े गुटों की मांगें बिल्कुल अलग अलग दिशाओं में जा रही थीं। एक तरफ मुस्लिम लीग के 1927 के दिल्ली प्रस्ताव थे। वे जॉइंट इलेक्टोरेट के लिए तैयार तो थे, लेकिन उनकी कुछ कड़ी शर्तें थीं। उन्हें केंद्र में 1/3 सीटें चाहिए थीं, 3 नए मुस्लिम बहुल प्रांत सिंध बलूचिस्तान और NWFP बनवाने थे और पंजाब व बंगाल में आबादी के अनुपात में सीटें चाहिए थीं। दूसरी तरफ हिंदू महासभा का स्टैंड बिल्कुल अलग था। वे ना तो नए मुस्लिम बहुल प्रांत चाहते थे और न ही पंजाब व बंगाल में कोई आरक्षण। उन्हें सत्ता के विकेंद्रीकरण के बजाय एक मजबूत एकात्मक संरचना चाहिए थी। अब मोतीलाल नेहरू और उनकी टीम करें तो क्या करें?
उन्होंने एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की, एक ऐसा समझौता जिसने अंततः किसी भी पक्ष को पूरी तरह खुश नहीं किया। रिपोर्ट ने जॉइंट इलेक्टोरेट्स तो रखे, लेकिन मुसलमानों के लिए सीटें सिर्फ वहीं आरक्षित की जहां वो अल्पसंख्यक थे। पंजाब और बंगाल जैसे मुस्लिम बहुल इलाकों में कोई आरक्षण नहीं दिया गया। और रही बात सिंध को अलग करने की, तो उस पर एक शर्त लगा दी गई कि ये तभी होगा जब भारत को पहले डोमिनियन स्टेटस मिल जाए। इस समझौते का असर क्या हुआ, ये हमें चौथे हिस्से की ओर ले जाता है, द काउंटर ऑफर, जिन्ना के संशोधन और 14 सूत्रीय मांगे। जब मोहम्मद अली जिन्ना ने देखा कि नेहरू रिपोर्ट में उनकी मुख्य मांगों को सीमित कर दिया गया है, तो उन्होंने 1928 में कुछ संशोधन पेश किए, लेकिन सर्वदलीय सम्मेलन ने उन्हें सिरे से खारिज कर दिया। इसके बाद मार्च 1929 में जिन्ना एक नए और बहुत ही स्पष्ट एजेंडा के साथ वापस आए, उनकी मशहूर 14 सूत्रीय मांगे। उन्होंने साफ कर दिया कि प्रांतों के पास अवशिष्ट शक्तियां होनी चाहिए, अलग निर्वाचक मंडल कायम रहना चाहिए, केंद्रीय विधायिका और कैबिनेट में 1/3 मुस्लिम प्रतिनिधित्व होना ही चाहिए और सबको पूरी धार्मिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। जिन्ना के ये 14 पॉइंट्स आगे चलकर मुस्लिम लीग की हर मांग का पक्का आधार बन गए। और अंत में 5वां और आखिरी हिस्सा, द ब्रेकडाउन, नेहरू रिपोर्ट का खारिज होना। इतनी मेहनत से शुरू की गई ये हाई स्टेक्स नेगोशिएशन आखिरकार ताश के पत्तों की तरह ढह गई। वजह, हर गुट की अपनी अपनी नाराजगी। मुस्लिम लीग अलग निर्वाचक मंडल न मिलने और केंद्र में पर्याप्त सीटें न मिलने से नाराज थी। हिंदू महासभा और सिख उन छोटी मोटी सांप्रदायिक रियायतों के भी सख्त खिलाफ थे जो रिपोर्ट में दी गई थीं। और सबसे दिलचस्प बात देखिए, खुद कांग्रेस के युवा नेता जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इस पूरी रिपोर्ट को ही नकार दिया, क्योंकि उन्हें डोमिनियन स्टेटस मंजूरी नहीं था। उनके लिए आधी अधूरी आज़ादी का कोई मतलब नहीं था। इस पूरी नाकामी का एक जबरदस्त डोमिनो प्रभाव पड़ा। जब आम सहमति नहीं बन पाई और डोमिनियन स्टेटस का विचार भी खारिज हो गया, तो कांग्रेस की युवा नेताओं ने इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग बना ली। और इसी बढ़ते दबाव का नतीजा था कि दिसंबर 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में रावी नदी के किनारे तिरंगा फहराते हुए आधिकारिक तौर पर पूर्ण स्वराज्य यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस का ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित हुआ। भारत की राजनीति ने करवट ले ली थी। तो इस एक्सप्लेनेटर के अंत में हम एक बड़ा सवाल छोड़कर जाते हैं। अगर 1928 में ही हमारे सारे दल एक संविधान पर सहमत नहीं हो पाए, तो एक अखंड भारत के भविष्य के लिए इसका क्या मतलब था? नेहरू रिपोर्ट का फेल होना कोई छोटी घटना नहीं थी। इसने जहां एक तरफ पूर्ण स्वतंत्रता की आग को तेज किया, वहीं दूसरी तरफ सांप्रदायिक राजनीति की वो दरारें भी गहरी कर दी जिन्होंने आगे चलकर 1947 की तस्वीर लिखी। इतिहास के इस नाजुक मोड़ को समझना आज भी उतना ही जरूरी है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।